पर दी जाने वाली सभी जानकारी केवल सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम किसी वजीर एक्स यूजर्स के लिए महीनों की जो अनिश्चितता थी जी उसके बाद आखिरकार एक बड़ी खबर आई है। जी सिंगापुर हाई कोर्ट ने वजीर एक्स के रिकवरी प्लान को मंजूरी दे दी है। हाँ, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि इस कोर्ट की मंजूरी का असल मतलब क्या है, फंड वापसी कैसे होगी और यूजर्स को क्या ध्यान रखना है। बिल्कुल। जो जानकारी हमारे पास है उससे लग को रहा है कि फंड वापसी की एक सिस्टमैटिक योजना अब शुरू हो रही है। जी, पटरी पर आ रही है, कह सकते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं, ये सिंगापुर हाई कोर्ट का फैसला ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब मामला तो इतने टाइम से अटका हुआ था, इस फैसले से क्या बदल गया एकदम से? देखिए, ये मंजूरी वाकई में एक टर्निंग पॉइंट है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये वजीर एक्स को एक लीगल, एक ऑफिशियल रास्ता दे रही है फंड्स लौटाने का। अच्छा। सोचिए, महीनों से यूजर्स बेचारे लटके हुए थे, पता ही नहीं था कि पैसे का क्या होगा, मिलेगा भी या नहीं। हाँ, वो अनिश्चितता बहुत थी। बिल्कुल। तो इस फैसले ने वो अनिश्चितता खत्म की है, एक क्लियर डायरेक्शन दिया है। और ये दिलचस्प भी है कि कैसे एक इतनी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिसमें टेक भी है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हैं, उसे सुलझाने के लिए आखिर में एक स्थापित लीगल प्रोसेस का सहारा लेना पड़ा। मतलब ये दिखाता है कि जब चीजें बहुत उलझ जाती हैं तो एक फॉर्मल, एक स्वीकृत प्लान का होना कितना जरूरी है। हाँ, वरना सब हवा में ही रहता। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कानूनी मंजूरी मिलना एक तरह से जैसे हरी झंडी मिल गई गाड़ी को। जी। तो अब जब प्लान को मंजूरी मिल गई है, यूजर्स के लिए आगे क्या है? जानकारी तो यही कहती है कि प्लेटफॉर्म फिर से शुरू होगा और पैसे निकालने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। लेकिन क्या ये पहले जैसा नॉर्मल होगा सब कुछ, या इसमें कुछ पेच है, कुछ शर्तें हैं? हाँ, जानकारी यही है कि वजीर एक्स प्लेटफॉर्म अगले 10 बिजनेस डेज के अंदर, मतलब करीब 2 हफ्तों में शायद फिर से चालू हो सकता है। अच्छा, ये तो अच्छी खबर ये है। अपने आप में राहत की बात है। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि प्लेटफॉर्म बंद होना ही तो मेन प्रॉब्लम थी। हाँ। लेकिन यहीं पर एक अहम बात है, जो निकासी होगी, मतलब विड्रॉल, वो शुरू में लिमिटेड होगी। लिमिटेड? हाँ, लिमिटेड। ऐसा नहीं होगा कि प्लेटफॉर्म खुलते ही सब अपना सारा पैसा एक साथ निकाल पाएंगे। इसे धीरे धीरे कंट्रोल्ड तरीके से शुरू किया जाएगा। लिमिटेड निकासी, ये शब्द सुनते ही थोड़ी चिंता होती है। और मैंने पढ़ा कि जानकारी में एक रिकवरी टोकन का भी जिक्र है। जी हाँ। ये क्या चीज है? क्या इसका मतलब ये है कि लोगों को उनका पूरा पैसा कैश में वापस नहीं मिलेगा? ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये पॉइंट समझना बहुत ही क्रिटिकल है कि रिकवरी होगी कैसे, क्योंकि ये एकदम सीधी सादी प्रक्रिया नहीं है। जानकारी के हिसाब से रिकवरी 2 हिस्सों में होगी। पहला हिस्सा है, अब कह सकते हैं, इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए। अच्छा। यूजर्स को उनके फंसे हुए फंड्स का एक पोर्शन, एक हिस्सा, शायद कैश में या फिर यूएसडीटी जैसे किसी स्टेबल कॉइन में तुरंत वापस मिलेगा। ठीक है। ये अभी के लिए थोड़ी मदद करने जैसा है। समझ गई। अब बात आती है बाकी बची रकम की। यहीं पर वो रिकवरी टोकन पिक्चर में आते हैं। ओके। यूजर्स को उनकी जो बची हुई रकम है उसके बदले ये खास टोकन दिए जाएंगे। तो ये टोकन है क्या असल में? मतलब क्या ये कोई नया कॉइन है? नहीं, इसे नया कॉइन कहना शायद ठीक नहीं होगा। आप इसे एक तरह का वादा समझ सकते हैं, या भविष्य में क्लेम करने का एक अधिकार। एक वादा? हाँ। इसका सीधा मतलब ये है कि पूरी रिकवरी एक बार में नहीं हो रही है, कुछ अभी मिलेगा और बाकी इन टोकन्स के जरिए भविष्य में मिलने की संभावना होगी। संभावना मतलब ये गारंटी नहीं है कि इन टोकन से पूरा पैसा वापस मिल ही जाएगा। ये जानना तो बहुत ही जरूरी है यूजर्स के लिए। देखिए, ये टोकन इस बात पर निर्भर करेंगे कि भविष्य में वजीर एक्स या जो भी संबंधित एंटिटी है उनकी फाइनेंशियल हालत कैसी रहती है। अच्छा। या वो और फंड्स कैसे जुटा पाते हैं। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो इस तरह की टोकन बेस्ड रिकवरी या पार्ट पेमेंट वाली स्ट्रैटेजी अक्सर तब इस्तेमाल होती है जब कोई कंपनी किसी बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हो, जैसे बैंक्रप्सी जैसी सिचुएशन में। उनके पास फौरन सबको पूरा पैसा देने के लिए कैश नहीं होता। राइट। तो वो क्या करते हैं, वो तुरंत थोड़ी नकदी लौटाकर, मतलब अभी का प्रेशर कम करते हैं और बाकी के लिए इस तरह का टोकन या कोई और फ्यूचर प्रॉमिस दे देते हैं। इससे कंपनी को भी थोड़ी सांस लेने और अपनी हालत सुधारने का टाइम मिल जाता है। लेकिन यूजर्स के लिए तो रिस्क है इसमें। बिल्कुल, यूजर्स के नजरिए से इसमें रिस्क है। टोकन की वैल्यू भविष्य में क्या होगी या वो कब और कैसे कैश में बदलेगा, ये सब अनिश्चित हो सकता है। जो जानकारी है उसमें इस टोकन की फ्यूचर वैल्यू या गारंटी के बारे में कुछ खास नहीं बताया गया है, बस प्रक्रिया बताई गई है। ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी था।
तो यूजर्स को ये समझना होगा कि रिकवरी एक प्रोसेस है, शायद लंबा चले और इसमें कुछ अनिश्चितता भी है। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा भारत वाले एंगल पर आते हैं। जानकारी में बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहे केस और जन्माई लैब्स का जिक्र है। जन्माई लैब्स ही भारत में वजीरेक्स का काम देखती थी, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। जन्माई लैब्स भारतीय इकाई है। तो सिंगापुर के इस फैसले का भारतीय यूजर्स पर क्या असर होगा? क्या उनके लिए प्रोसेस कुछ अलग होगा? हाँ, भारत का मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ अपना लीगल और रेगुलेटरी सिस्टम है। राइट। सिंगापुर कोर्ट के फैसले से बॉम्बे हाई कोर्ट वाले मामले पर एक पॉजिटिव असर पड़ने की उम्मीद तो है। शायद प्रक्रिया तेज हो जाए, लेकिन एक बहुत जरूरी शर्त है जो सामने आई है। जन्माई लैब्स को बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक एक बैंक गारंटी जमा करनी होगी। बैंक गारंटी? जी। ये क्या होता है? ये मूल रूप से एक तरह की सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसी है। अच्छा। कोर्ट ये पक्का करना चाहता है कि भारतीय यूजर्स का पैसा सुरक्षित रहे। अगर मान लीजिए किसी वजह से जन्माई लैब्स फंड्स लौटाने में फेल होती है, तो इस बैंक गारंटी से निवेशकों के नुकसान की कुछ हद तक भरपाई की जा सकेगी। ओके। ये भारतीय सिस्टम का अपना तरीका है यूजर्स के हितों को पहले रखने का। तो असल में भारतीय यूजर्स के लिए फंड वापसी की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब जन्माई ये गारंटी जमा कर देगी। अच्छा, तो ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर है भारतीय यूजर्स के लिए। बिल्कुल, एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच कह सकते हैं। तो प्रक्रिया वही रहेगी, लिमिटेड निकासी, फिर रिकवरी टोकन, लेकिन ये सब बैंक गारंटी जमा होने के बाद ही शुरू होगा भारत में। जी बिल्कुल। ये कदम भारतीय रेगुलेटरी और लीगल फ्रेमवर्क के तहत यूजर्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी देता है। और ये इस बात का भी उदाहरण है कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे सिंगापुर कोर्ट और डोमेस्टिक लेवल पर बॉम्बे हाई कोर्ट, इनकी कानूनी प्रक्रियाएं मिलकर काम कर सकती हैं या कम से कम कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, ये कोऑर्डिनेशन देखना दिलचस्प होगा। जी, क्योंकि क्रिप्टो का नेचर तो ग्लोबल है, पर रेगुलेशंस अक्सर नेशनल होता है। तो यहाँ ये सवाल भी उठता है कि इस तरह के क्रॉस बॉर्डर मामलों में अलग अलग देशों के कानून और कोर्ट्स के बीच तालमेल बिठाना कितना चैलेंजिंग हो सकता है। ये शायद भविष्य के लिए भी एक लर्निंग है। बिल्कुल ठीक है। ये सारी प्रक्रिया की बातें तो हो गई, लेकिन अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल होगा, ये सब होगा कब? टाइमलाइन क्या है? क्या जानकारी में कोई अंदाजन समय सीमा दी गई है? कब तक उन्हें ये निकासी शुरू होने या पहला रिफंड मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए? हाँ, जानकारी में एक संभावित टाइमलाइन का जिक्र है, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ अनुमानित तारीखें हैं। हाँ, ये तो है। इनमें देरी या बदलाव बिल्कुल संभव है, खासकर जब लीगल और ऑपरेशनल चीजें शामिल हों। ठीक है। तो जो अंदाजा दिया गया है वो कुछ इस तरह है। पहला, प्लेटफॉर्म का दोबारा चालू होना और लिमिटेड निकासी की शुरुआत ये अगले 10 कारोबारी दिनों में संभव है। ओके, यानी जल्द ही। हाँ, फिर अक्टूबर के अंत तक शायद निकासी की सुविधा ठीक से शुरू हो जाए। ठीक। नवंबर के शुरुआती हफ्तों में ये उम्मीद है कि यूजर्स को पहला रिफंड, मतलब वो कैश या यूएसडीटी वाला हिस्सा मिलना शुरू हो सकता है नवंबर शुरू में। जी, और फिर अगले कुछ महीनों में पूरा रिकवरी प्लान, जिसमें वो रिकवरी टोकन देना और उससे जुड़ी आगे की प्रक्रियाएं हैं, वो धीरे धीरे, मतलब स्टेप बाय स्टेप लागू होगा। तो मतलब ये महीनों का प्रोसेस है पूरा। हाँ, संक्षेप में कहें तो कुछ एक्शन जल्द ही अक्टूबर-नवंबर में देखने को मिल सकता है, लेकिन पूरी रिकवरी प्रक्रिया को पूरा होने में निश्चित रूप से कई महीने लगेंगे। ये कोई 1-2 हफ्ते की बात नहीं है। यानी धैर्य रखना सबसे जरूरी होगा। बिल्कुल। और क्या? इस पूरी प्रक्रिया को स्मूथ बनाने के लिए, मतलब बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए यूजर्स की तरफ से भी कुछ करने की जरूरत है। जानकारी में उनके लिए कोई खास सलाह है? हाँ, और ये सलाह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या है वो? जानकारी साफ तौर पर कहती है, सभी प्रभावित यूजर्स को तुरंत अपने वजीरेक्स अकाउंट में लॉगिन करके अपनी KYC, मतलब नो योर कस्टमर, जानकारी चेक करनी चाहिए। अच्छा, KYC? हाँ, और उसे अपडेट करना चाहिए अगर जरूरत हो तो। इसके साथ ही अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल, फोन नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स भी दोबारा जांच लें कि वो सब सही और चालू हालत में है। ये क्यों इतना जरूरी है? इसका कारण बहुत सीधा है। जब फंड वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी, चाहे वो कैश रिफंड हो या टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन, वजीरेक्स या जो भी एजेंसी एक काम करेगी, उन्हें ये पक्का करना होगा कि पैसा सही आदमी तक पहुंच रहा है। अगर किसी की KYC पूरी नहीं है, या दिया हुआ बैंक अकाउंट बंद हो गया है, या ईमेल फोन नंबर बदल गया है, तो उनको अपना पैसा मिलने में बहुत दिक्कत आ सकती है या बेवजह की देरी हो सकती है। सही बात है। इसलिए ये पक्का करना कि प्रोफाइल 100% अपडेटेड है, ये अभी सबसे जरूरी काम है यूजर्स के लिए। ये उनकी अपनी रिकवरी प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करेगा।
ये वाकई बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। अक्सर लोग इन चीजों को टाल देते हैं, पर यहाँ लापरवाही महंगी पड़ सकती है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का एक सार निकालें, जी। एक निचोड़, जी। तो स्थिति ये है कि सिंगापुर कोर्ट की मंजूरी वजीरेक्स यूजर्स के लिए एक बड़ा अहम मोड़ है। हाँ। एक लंबे इंतजार के बाद फंड वापसी की एक ऑफिशियल राह खुल गई है। लेकिन ये समझना होगा कि ये वापसी सीधी नहीं है, बल्कि मतलब टुकड़ों में होगी, चरणबद्ध है। जी, स्टेप बाय स्टेप। कुछ हिस्सा कैश या यूएसडीटी में जल्द मिलने की उम्मीद है, जबकि बाकी हिस्से के लिए रिकवरी टोकन मिलेंगे जिनकी फ्यूचर वैल्यू और वो कब कैश होंगे ये अभी पक्का नहीं है। सही। भारत में प्रक्रिया ज़ैनमाई लैब्स द्वारा बैंक गारंटी जमा करने के बाद ही आगे बढ़ेगी। ये भारतीय यूजर्स के लिए एक एक्स्ट्रा सेफ्टी उपाय है। जी। टाइमलाइन देखें तो अक्टूबर अंत से नवंबर शुरुआत में कुछ एक्शन दिख सकता है, लेकिन पूरी प्रक्रिया में महीनों का समय लगेगा। और सबसे जरूरी बात, यूजर्स को अपनी केवाईसी और अकाउंट डिटेल्स को फौरन अपडेट करना जरूरी है। बिल्कुल सही समरी है। निश्चित रूप से ये उन हजारों यूजर्स के लिए उम्मीद की एक बड़ी वजह है जिन्होंने शायद उम्मीद ही छोड़ दी थी। हाँ, आशा की किरण तो है। लेकिन साथ ही ये भी साफ है कि ये सफर अभी लंबा है। पूरी रिकवरी एक मैराथन होगी, स्प्रिंट नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। कम से कम अब एक दिशा तो मिली है, भले ही मंजिल अभी थोड़ी दूर हो। और देखिए, ये पूरा मामला सिर्फ वजीरेक्स यूजर्स के लिए ही एक सबक नहीं है, बल्कि ये पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम और रेगुलेटर्स के लिए भी सोचने का एक बड़ा मुद्दा खड़ा करता है। किस तरह से? ये घटना इस बात पर रोशनी डालती है कि जब सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स फाइनेंशियल मुश्किलों में फंसते हैं, तो यूजर्स के फंड्स की सेफ्टी कितनी नाजुक हो सकती है। हाँ, ये तो है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या हमारे मौजूदा रेगुलेटरी नियम काफी हैं? क्या प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स के फंड्स को अपने ऑपरेशनल फंड से एकदम अलग रखने के लिए, मतलब सेग्रीगेशन के लिए, और मजबूत नियमों की जरूरत है? अच्छा पॉइंट है। और जब ऐसी घटना हो ही जाए, तो रिकवरी की प्रक्रिया को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है? ज्यादा तेज, ज्यादा ट्रांसपेरेंट? ये सोचना जरूरी है कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए या उन्हें बेहतर ढंग से संभालने के लिए इंडस्ट्री और रेगुलेटर्स कैसे विकसित हो सकते हैं, ताकि यूजर्स का भरोसा बना रहे और उनके हितों की सही मायने में रक्षा हो सके। ये सिर्फ वजीरेक्स की कहानी नहीं है, बल्कि ये डिजिटल एसेट स्पेस के विकास की कहानी का एक